नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। ढाका का 26/11। खास बात यह भी है कि यहां भी दिल दहला देने की पूरी कोशिश आतंकियों ने की और उसके बाद अंधाधुंध गोलियां भी चलाई, फायरिंग किए, गोलाबारी की और उसके बाद खौफजदा वो पूरा शहर हो गया। पूरी दुनिया की निगाहें बांग्लादेश की राजधानी ढाका पर टिक गई कि क्या हो रहा है, लेकिन वहां पर कामयाबी हासिल नहीं हुई। और वहां पर जो जवान थे, कमांडो थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उसके बाद उसी तरह उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर भारतीय उपमहाद्वीप में आईएसआईएस क्या अपने पांव पसार रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि अगर यह पांव यूं ही पसार रहा है तो कैसे उसे थामा जाए, कैसे उसे रोका जाए और कैसे आतंक के इस चंगुल को किसी तरह से कमजोर किया जाए और आतंक के चंगुल से छुड़ाया जाए। इस रिपोर्ट को देखिए। मुंबई आतंकी हमलों की तरह ही आतंकियों ने रमजान के पाक महीने में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार रात उच्च सुरक्षा वाले गुलशन राजनयिक क्षेत्र स्थित लोकप्रिय रेस्तरां में हमला कर दिया और कई लोगों को बंधक बना लिया। इस हमले के जवाब में सुरक्षा बलों ने लगभग 10 घंटे तक कार्रवाई की, जिसमें 6 आतंकियों को मार गिराया, जबकि एक आतंकी पकड़ा भी गया। वहीं 13 बंधकों को छुड़ा लिया गया। छुड़ाए गए बंधकों में 3 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हमले की कड़ी निंदा की है। हमले में शामिल आतंकियों की संख्या 7 बताई जा रही है। बांग्लादेश की सेना ने जारी बयान में बताया कि हमले में 20 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है, जिनके बारे में बताया गया है कि ज्यादातर इटली और जापान के नागरिक हैं। गौरतलब है कि होली आर्टिसन बेकरी में कई आतंकवादी नारे लगाते हुए स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार रात करीब 9:20 में आतंकी घुसे और अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। इस रेस्तरां में अक्सर राजनयिक और विदेशी नागरिकों का आना जाना रहता है। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली। हमले के 4 घंटे बाद उसने अपने समाचार एजेंसी अमाक के जरिए इस घटना की जिम्मेदारी ली। वैसे भी मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों और धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगरों पर संदिग्ध इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों द्वारा हमला करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को ही दिन में एक हिंदू पुजारी तथा एक बौद्ध नेता की इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने निर्मम हत्या कर दी और एक हिंदू पर जानलेवा हमला किया। 7 जून को पश्चिमी बांग्लादेश में 65 वर्षीय एक हिंदू पुजारी की हत्या कर दी गई थी। ज्यादातर हमलों की जिम्मेदारी भारतीय उपमहाद्वीप में आईएसआईएस और अलकायदा ने ली। हालांकि सरकार देश में उनकी मौजूदगी से इनकार करती रही है। पिछले महीने पुलिस ने इन हमलों पर रोक के लिए आतंकवाद के खिलाफ देशव्यापी धरपकड़ शुरू की। यानी एक बात तो तय है कि आतंकी अपने नापाक इरादों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में पांव पसारने की कोशिश में हैं, जिन्हें जल्द ही थामना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। वैसे बांग्लादेश के ढाका में हुए आतंकी हमले में फिरोजाबाद के संजीव जैन की बेटी तारिशी की भी मौत हो गई। तारिशी कैलिफोर्निया में एमबीए की पढ़ाई कर रही थी और वो परसों ढाका अपने पिता से मिलने गई थी। पिता संजीव ढाका में एक कपड़ा फैक्ट्री के मालिक हैं। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया था और कल तारशी जैन रेस्टोरेंट में अपनी सहेलियों के साथ गई थी। उन्हें आतंकवादियों ने बंधक बनाया, फिर मार दिया। अब फिरोजाबाद में रहने वाली तारशी का परिवार परेशान है।
फिरोजाबाद से 10 साल पहले तारशी का परिवार बांग्लादेश गया था। परिवार वालों के मुताबिक तारशी को आज दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन वो आतंकियों के चंगुल में फंसकर मारी गई। अब फिरोजाबाद से उनके रिश्तेदार बांग्लादेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। 3 बजे के बाद खबर आती है न्यूज़ में कि भारतीय लड़की भी बांग्लादेश के हादसे में मौत का शिकार हो गई। प्रशासन ने आपसे संपर्क किया है क्या? प्रशासन ने हमसे भी संपर्क नहीं किया है। उन्होंने हमारे देवर से जो वहाँ पर ढाका में है इस समय, यानी तारिशी के पापा से संपर्क किया है, और वो सुषमा स्वराज ने भी उनसे बात की है और कह रही हैं कि आपको वीज़ा उपलब्ध कराया जाएगा जिससे आप लड़की को वहाँ ले जा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके इस पूरी घटना की जानकारी दी और दुख व्यक्त किया है। क्या कुछ उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा है वो देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि मेरी संवेदनाएं मारे गए लोगों के परिवार वालों के साथ है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हुए हैं वो जल्द ठीक हो जाएं। साथ ही साथ सुषमा स्वराज लिखती हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये बताते हुए कि ढाका में बंधक बनाकर आतंकियों ने भारतीय लड़की तारिशी को मार डाला। तो आतंकियों ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। आतंकियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और सवाल अब दरअसल सिर्फ भारत के लिए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने भी है कि इस आतंक का खात्मा कैसे किया जाए। इसी पर खास पैनल हमारे साथ है, चर्चा इसी पर हम करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ रतन मनीलाल हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं लखनऊ से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिश्रा जी, मैं आप ही के साथ शुरू करूंगा। सही क्या है, अगर आईएसआईएस के इस पूरे इस फहरिस्त को देखें तो शायद ऐसे टेरर अटैक आए दिन चलते रहते हैं और बांग्लादेश में शायद ये इम्पैक्ट बढ़ता दिख रहा है। जहाँ तक आईएसआईएस का सवाल है, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी बांग्लादेश में दहशतगर्दी के मामले हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, वो और जिसका आईएसआईएस ने एक्सेप्ट किया है, क्लेम किया है कि हमारा काम है, वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से नंबर में ज़्यादा हैं। इसके माने ये हैं कि बांग्लादेश में आईएसआईएस की घुसपैठ बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर जितने वारदात हुए हैं वो भी नंबर में ज़्यादा हैं जिसको क्लेम किया है आईएसआईएस ने। पहली बात। दूसरी बात, एक ये नया उन्होंने इस बार शुरू किया कि जो रमज़ान का महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अटैक किए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ की जाएं लोगों के ऊपर, और ये एक उन्होंने मिशन के तरीके से एक होली पवित्र महीने में ये किया है। ये एक और नई बात है। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर इतना पोरस है कि वहाँ से यहाँ पर आने में कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। और दूसरी बात उसी के साथ है कि बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप अभी काफ़ी अच्छे हैं और इस वजह से जो चौकसी है वो भी कहीं कम है। और दोनों साइड पर बॉर्डर में जो एथनिक ग्रुप बांग्लादेश का है सर, और वही एथनिक ग्रुप इंडिया का है। थोड़ा सा मैं इसमें इनलाज हुए मैं आपसे एक रिएक्शन चाहूँगा। चलिए, तो आपने पूरे रिश्तों की बात बता दी, लेकिन आपको लग रहा है कि वहाँ पे कट्टरपंथी जो उग्रवाद है वो बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आपने देखिए हाल के दिनों में जो खबरें आ रही लगातार, ब्लॉगर को मार दिया जाता है, हिंदू जो वहाँ पे पुजारी हैं आप सही कह रहे हैं, हिंदूज को मारा जा रहा है, इंटेलेक्चुअल्स को मारा जा रहा है, सेक्युलरिस्ट को मारा जा रहा है, राइटर्स को मारा जा रहा है, ब्लॉगर्स को मारा जा रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और यही एक तरीका है दहशत फैलाने का। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आईएसआईएस का यही एक प्रैक्टिस है कि जितना ज़्यादा क्रुएल्टी की जाएगी उतना ही तेज उनकी सक्सेस होगी। और इसी के तहत वो इन सब तबकों को टारगेट कर रहे हैं। और ये अब इसका रिफ्लेक्शन आप इंडिया में देखिए। अभी मैंने सुना है कि ओवैसी ये कह रहे हैं कि जितने लोगों को सस्पेक्ट आईएसआईएस के सस्पेक्ट होने का या उनके गतिविधियों को बढ़ाने का के वजह से पकड़ा गया है, उनको सबको लीगल एक एड प्रोवाइड करेंगे। तो अगर ये माहौल हो रहा है तो भारत में ऐसी कार्रवाई होने में कोई देर नहीं है और हमको इसके बारे में बहुत चौकस रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्रवाई भारत में जब शुरू होगी तो इसका स्नो बॉलिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, रतन मनीलाल सर, मैं थोड़ा सा इसको
उस लहजे से समझना चाहता हूं, क्योंकि डिप्लोमेटिक फॉर्म में हर कंट्री ये कोशिश में है कि आतंकवाद के ऊपर कुछ खास एक्शन किया जाए। और अब देखिए कि जिस तरह से युद्ध स्तर पैमाने पर इसके लिए फाइट भी की जा रही है, लेकिन आईएसआईएस के जो आतंकी या फिर आईएसआईएस के जो मंसूबे हैं वो लगातार सक्षम भी होते, सफल भी होते जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले तुर्की में भी, इस्तांबुल में भी हमला किया गया और ये तस्वीर फिर से बांग्लादेश में दिखती है। तो कहां पे फेल्योर है? क्या डिप्लोमेटिक स्तर पर हम एक ऐसा मंच बना तो रहे हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं जो आतंकियों के खिलाफ स्टैंड कर पाए? देखिए, अगर हम पिछले 1 महीने के इंसिडेंट्स को देखें तो उसमें यहाँ के पहले इस्तांबुल एयरपोर्ट पे बड़ा हमला हुआ था और वहाँ पर भी अगर आईएसआईएस ने उसकी जिम्मेदारी ली है तो यहाँ पे एक मुझे समझ में आता है कि मेरा सवाल यही होगा कि क्या वो जो अटैकर्स थे, वो जो आतंकी थे, क्या वो जहाँ पे आईएसआईएस का बेस है यानी कि इराक या सीरिया, क्या वो वहाँ से आए थे या वो होम ग्रोन थे, यानी कि जिस देश में या जिस शहर में हमले हुए हैं वे वहीं के लोग थे, उनको वहीं पे ट्रेनिंग मिली, वहीं पे हथियार मिले और वहीं पे प्लान बना के उन्होंने वो हमला किया। ये चीज़ पता लगाने में जो जांच होती है वो प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि इस बीच में उनके फिर से एक आतंकियों का एक और ग्रुप तैयार हो जाता है। बिल्कुल यही बात ढाका पे भी लागू होगी कि जिन लोगों ने, जैसे आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि 7 हमलावर थे, तो ये सवाल यहाँ पे मैं उठाना चाहूँगा कि क्या ये पता लगाना संभव है कि वो 7 आतंकी क्या वो ढाका के अंदर ही थे या बांग्लादेश के अंदर ही ट्रेनिंग पाके वो उन्होंने अटैक किया था या वो बाहर से आए थे? जैसा कि हम लोग इसकी तुलना 2008 में बम्बई में हुए हमलों से कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ही दिनों की जांच के बाद ये पता चला कि ये लोग समुद्र के रास्ते से आए थे और किसी और देश से आए थे वगैरह वगैरह, लेकिन उस समय आईएसआईएस का कोई वजूद नहीं था। ये तुलना मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब इस तरह के बड़े हमले होते हैं तो आम तौर पे जो तैयारी है वो तो लोकल लेवल पे ही होती है, जैसे गाड़ी से आना, उनको हथियार मुहैया करवाना, यानी आपके दृष्टिकोण से तो ये समझे कि पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश में भी एक ऐसा प्लेग्राउंड तैयार किया जा रहा है जहां आतंकियों के मंसूबे फल फूल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, और ये कहने का आशय मेरा इसलिए और ज़्यादा है क्योंकि बांग्लादेश में पिछले कुछ सालों से इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे एक ख़ास विचारधारा से जो अलग लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो ब्लॉगर्स हों, चाहे वो लेखक हों, उनको मारा जा रहा है क्योंकि वो एक कट्टरवाद के खिलाफ या तो हैं या वो दूसरे संप्रदाय को बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर भी इस तरह के सेल्स हैं, इस तरह के अंडरग्राउंड संगठन होंगे या वो असंगठित लोग होंगे जो कि वहाँ की रेजीम से, वहाँ की सरकार से इत्तेफाक नहीं रखते और उन लोगों को बाहर से किन्हीं ताकतों से या तो हथियार मिल रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से वो दोनों लोग मिल के अपने कोऑर्डिनेशन में इस तरह का बड़ा अटैक कर सकते हैं। क्योंकि ये हम लोग भी समझते हैं, आप भी समझते हैं कि इतना इस तरह का अटैक करना, जैसे ढाका के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में घुस के अटैक करना, ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं है। इसके लिए लंबी तैयारी, बड़े सारे लोग, और इन 7 लोगों के पीछे भी बहुत सारे लोग रहे होंगे जिन्होंने वो तैयारी की होगी। ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं बांग्लादेश में, क्योंकि बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति भारत में भी हो सकती है जैसा कि हमारे मिश्रा जी ने ही बताया, क्योंकि हमारे यहाँ भी स्लीपर सेल, स्लीपर मॉड्यूल और डॉर्मेंट मॉड्यूल, इस तरह की बातें अक्सर हमारे मिश्रा जी, मैं थोड़ा सा इसको इस दोनों एंगल से जोड़ता हूं, जैसा कि ये दिन की दूर नहीं कि बाहर से किसी को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, मिश्रा जी, आप पाकिस्तान से परेशान हैं, पाकिस्तान की हरकतों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पे इसकी शिकायत की जा रही है, आतंक को लेकर जो उसके इरादे हैं वो जग जाहिर हो चुके हैं। अब देखिए थ्रेटन क्या हो रहा है कि आपके पास डबल थ्रेटन हो रहा है, एक पड़ोसी दूसरी तरफ भी पड़ोसी। देखिए बांग्लादेश की स्थिति भी ऐसी ही बनती जा रही है और जिस तरह से वो इंडिकेट किया जा रहा है कि आप एक ऐसा मैदान उन्हें दे रहे हैं जो तैयारी वो कर रहे हैं, नहीं तो इतना आसान नहीं है इस तरह से इतने हमले लगातार होने, क्योंकि सरकार इस बात को भले ही नकारे लेकिन चुनौती तो है। अब आपको क्या लगता है कि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई? ये एक बात जो बहुत क्लियर है, आईएसआईएस के और तमाम जितने इस्लामिक रेडिकल ग्रुप्स हैं कि उनके साइट पर, उनके रडार पर भारत नंबर 1 टारगेट है। ठीक है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और वो भारत तक पहुंचने के लिए उनको कंड्यूट्स भी मिल गए हैं। और इसमें 2 देश तो हैं ही, ईस्ट में और वेस्ट में, बांग्लादेश और पाकिस्तान, लेकिन नेपाल भी एक उनके लिए कंड्यूट है। आपको मालूम होगा कि जब हाईजैक हुआ था
जब कंधार में हमारी प्लेन गई थी तो वो लोग नेपाल से ही बोर्ड किए थे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जितनी चीज़ें हैं ये इस तरीके से बढ़ रही है कि भारत ही अल्टीमेटली उनका एम है और भारत में ही पहुंचना उनका एम है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो इसमें बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। लेकिन बांग्लादेश में ऐसे तमाम एलिमेंट्स हो गए हैं जो कि ये चाहते हैं कि दहशतगर्दी बढ़े और वहाँ से डायरेक्ट उनका अगला स्टेप भारत ही होगा। आपने एक सवाल और पूछा कि डिप्लोमेटिक फेल्योर है, इंटरनेशनल फेल्योर है, क्या है? लेकिन इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि सबसे बड़ा जो प्रमोटर है इसका वहाबी संगठनों का और इस्लामिस्ट का, जो कि संगठन टेररिज्म का टेररिस्ट के रूप में आगे बढ़ा है, उसमें सऊदी अरेबिया सबसे आगे है। सऊदी अरेबिया का कंट्रीब्यूशन, मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर ऐसे संगठनों को बढ़ावा न मिले। लेकिन और सर, वही अब तो तो गल्फ वैसा कंट्री कोई से नहीं हो रहा है वैसा ये। कोई फोरम भी तैयार नहीं हो पाया ना जो नहीं, अपोज कर पाए। नहीं, फोरम इसलिए नहीं तैयार होगा क्योंकि पूरा वेस्टर्न इंटरेस्ट है। अब आप देखिए सीरिया में वहाँ जो सरकार है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो शिया हैं, वहाँ पर तमाम जो और लोग हैं वो सुन्नी हैं। सुन्नियों को बढ़ावा सऊदी अरेबिया से मिल रहा है और शिया जो हैं ईरान, वो उनको मदद दे रही है। लेकिन इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका का और रशिया का है। तो कहीं किसी भी प्लेन पर, इंटरनेशनल लेवल पर पूरे विश्व के देश, खास तौर से वो जो शक्तिशाली हैं, मैटर करते हैं, वो आई टू आई विद ईच अदर नहीं देखते हैं और इसलिए डिवाइडेड है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश डायरेक्टली इम्पैक्ट जिस पर हो रहा है उसको खुद तैयार होना पड़ेगा और उम्मीद नहीं करना चाहिए कि कोई और उसको बचाने के लिए आएगा। भारत को खुद तैयार होना है और वोट बैंक की पॉलिटिक्स से नहीं सर, किस तरह से मुमकिन है? आप जिस वोट बैंक की ओर कर रहे हैं, क्योंकि आप एनएसजी पे देखिए कि विरोध किस तरह से हो जाता है, तमाम विदेशी रणनीति को आप पूरी तरीके से तैयार करते हैं और विरोध में इतने स्वर उठ जाते हैं, आप कैसे फिर अपने आप को फ्लोर पे लाएंगे? ये बात नहीं है। एनएसजी में आपको मालूम है 7 देश इस बार हमारे खिलाफ आए हैं, उसमें 2 नए देश हैं, ब्राज़ील और बेल्जियम। ये वो बिल्कुल अलग बात है। मैं कहना यह चाहता हूं कि आपके यहाँ आपको खुद तैयार होना पड़ेगा। अगर आपको टेररिज्म आपके यहाँ रोकना है तो आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर जाना पड़ेगा। आप देखिए क्या हो रहा है, हर जगह कोई प्रोटेक्शन मिलता है। आप यूपी में देखिए, यूपी में, वेस्टर्न यूपी में कितने प्रॉब्लम हो रहे हैं, उसमें तमाम तरीके की आवाज़ें आ रही हैं और तमाम पार्टियां डिवाइडेड हैं। कहीं पर आप हर पार्टी को नहीं देख रहे हैं कि एक साथ आके और एक स्ट्रेटजी बना के इसको विरोध करें। हर जगह डिवाइडेड हैं, क्योंकि यही डेमोक्रेसी में ये जो प्राइस टैग है ये इतना ही ऊंचा है। और आपके यहाँ जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसके वजह से आपके तमाम स्लीपर सेल और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज नाकारा हो रही हैं। रतनमणि जी, आगे डेवलप कर रहे हैं। रतनमणि जी, क्या आपको भी लगता है कि ये तमाम जो टेरर का अटैक इनहैंस हो रहा है वो वोट बैंक की सियासत इसकी सबसे बड़ी वजह है? जी बिल्कुल। देखिए, मैं यहाँ पे फिर याद दिलाना चाहूँगा कि 2008 के बम्बई हमलों में बहुत बड़े स्तर पे कोई लोकल सपोर्ट की बात सामने नहीं आई, बल्कि ये पाया गया कि बाहर से ही अटैकर्स आए थे और उन्होंने ही अपनी तैयारी की और थोड़ा बहुत उनको लोकल सपोर्ट मिला। लेकिन मैं यहाँ पे इसको अगर ढाका और इस्तांबुल या इस तरह की तमाम सारी घटनाओं से मैं कंपेयर करूँ तो उससे लगता यही है कि बड़े स्तर पे अगर अटैक करना हो, जो कि सोलो अटैक ना हो जैसा कि बम्बई में था, तो अगर वो एक ग्रुप अटैक है जिसमें कि 6, 7 या 10 लोग हैं, ऐसे लोगों को कोई भी हमले को अंजाम देने के लिए लोकल सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर वो लोकल सपोर्ट उनको ढाका में मिल गया तो ईश्वर ना करे ऐसा अगर हो भारत में भी कभी, तो मुझे लगता है कि इस तरह का लोकल सपोर्ट अगर भारत में भी पैदा हो रहा है और अगर वो एक्टिव हो गया तो भारत में इस तरह के हमलों को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। और उसके बाद जांच में यानी अगर इस इंडिकेशन को ही ले लें तो चुनौती तो फिर से बढ़ती भारत के लिए दिख रही है, क्योंकि आप कट्टरवादी से देख रहे हैं। आज हम लोग इतना जानते हैं, हम लोगों को इतना मालूम है कि आज कोई अगर का सवाल नहीं है, वाकई प्रॉब्लम आपके डोर स्टेप पर है।
इंडिया में आपके डोर स्टेप पर स्लीपर सेल्स के प्रॉब्लम हैं। आप डिवाइडेड हैं, आप यूनाइटेड नहीं है टेररिज्म को रोकने के लिए। आपकी पॉलिटिक्स, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज आई टू आई ईच अदर नहीं देखती हैं इस मामले में, और इस मामले पर एकजुट होकर नहीं काम कर रही हैं। अगर ऐसा होगा तो ये प्रॉब्लम जो आपके यहाँ है, आपके यहाँ चाहे JNK में हो रहा हो या नेक्सलाइट्स का प्रॉब्लम हो या कहीं भी हो, ये बढ़ता जाएगा। तो यानी अभी तो फिलहाल कोई इनिशियल सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, और ये आपके थ्रेड को और बढ़ा दिया कि आप पाकिस्तान में जो चीज़ें देख रहे थे बांग्लादेश में वही चीज़ें पनपने लगी, क्योंकि जिस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि लोकल सपोर्ट की बातें हो कर, हालांकि ये भी जांच का विषय हो सकता है, लेकिन फिर भी और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि बॉम्बे में 26/11 में भी उनको लोकल सपोर्ट मिला था, क्योंकि जो आदमी बोट में 11 घंटे तक कराची से चलकर बॉम्बे आए, उसका कोई ओरिएंटेशन नहीं होगा। अगर उसको लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वह 3 दिन तक, 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद ऐसे अपने टारगेट पर नहीं पहुंचेगा जहां पर उसको जाना था, और इतने वेपन लेके और इतने बारूद, गोले बारूद लेके नहीं पहुंच सकता है। तो उनको गाइड रहे होंगे, उनको शेल्टर इनिशियली मिला होगा, उनको कोई ले जाने वाला रहा होगा, उनको कोई ब्रीफ करने वाला रहा होगा, और 26/11 में भी उनको लोकल सपोर्ट मिला था। रतन मणि जी, बस मैं आपसे फाइनल कमेंट ये चाहूंगा, अब क्या किया जाए ऐसी परिस्थिति में? क्या बेहतर ऑप्शन दिखता है आपको? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंटरनल सिक्योरिटी के मामलों को हमें कम्युनल लाइन से अलग हट के देखना चाहिए। इसमें ये फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन किस कम्युनिटी का है। अगर मान लीजिए इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में हमें स्लीपर सेल्स के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है, तो वो चाहे जिस कम्युनिटी को हों, उनको एक्टिव होने से पहले ही नष्ट करना ज़रूरी है, चाहे उनके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट हो या कम्युनिटी का सपोर्ट हो। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को और सभी राज्यों की सरकार को मिलकर इसको फेस करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो समझ लीजिए कि हम आपको दिखता है ना कि चाहते अगर हुए इंडिया भी को इस तरह फाइट की करना है, चीज़ों को चुनौतियां सपोर्ट आपके कर रहे दरवाजे हैं पे और है। प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, हम लोग झिझक रहे हैं आज फ्रैंकली ये बात कहने के लिए कि क्यों हो रहा है और इसका इलाज क्या है। अगर संजय दत्त इतने बड़े नेता के लड़के और इतने बड़े एक्टर, इतने प्रभावशाली, इतने धनाढ्य, अगर उनके घर में वेपन्स मिल सकते हैं जिसका इस्तेमाल टेररिज्म के लिए हो सकता है, तो हमको देखना पड़ेगा और हमको ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पर इंटेलिजेंस की फेलियर है, यहाँ सो मोटो एक्शन नहीं है। मैं समझता हूँ कि पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के अगर हम ये समझें कि जहाँ भी स्लीपर सेल हैं उनका सो मोटो, उनका एक्टिवली डिटेक्ट किया जाए, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए और लीगल एक्शन लिया जाए, तभी एक सेफ्टी का माहौल बन सकता है। नहीं तो ये चीज़ें वैसे ही होंगी जैसे ढाका में हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा साहब। रतन मणि लाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल बहुत साफ है, बहुत चुनिंदा है, इसी पहलू से लेते हुए कि आप देखिए, अगर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे चुनौती आतंक को लेकर है, और आतंक से लड़ना है तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी चुनौती दिख रही है वो घर में कम से कम अपने आप को व्यवस्थित करने की है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद शह और मात की सियासत जो उत्तर प्रदेश में चल रही है 2017 से पहले, चर्चा उस पर। फौरन हाजिर हो रहे हैं।